चलो बेटा, अब आया अपना यहाँ पे अगला टॉपिक, समास। क्या होता है समास? सर, दो शब्दों के, दो या दो ज्यादा शब्दों के बीच के संबंध को बताने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका समास कहते हैं। हाँ, देखो हिंदी व्याकरण की बात करें, दो शब्दों के मेल को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जब दो या दो से ज्यादा शब्दों के बीच में कोई संबंध बताया जाता है तो इसे समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा आ सकती है, तो समास की परिभाषा बताना है, दो संबंधों के मेल या संबंध को बताने के लिए ही समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो संबंधों के मेल से बने हुए शब्द को ही समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, पहले समास का नाम है अव्ययी भाव। भाव समास। दूसरे समास का नाम है तत्पुरुष समास। तीसरे समास का नाम है द्विगु समास। चौथे समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवें समास का नाम है कर्मधारय समास। छठे का नाम है बहुब्रीहि समास। देखो सबसे पहले हमें समास का मतलब पता होना चाहिए। दो शब्द, अक्षर, शब्द और वाक्य, तीनों में अंतर होते हैं ना। शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द मतलब अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ऐसे ही दो शब्द रहेंगे, दो शब्दों को जोड़ के या जो इनके बीच में संबंध बताता समास करते हैं। अब ये दो शब्द होते क्या है ना? तो शब्दों में इसमें है ना दो शब्द, पहला होगा प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय। नहीं बोलोगे बेटा आज से समाज, अगर मैं थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट समझ लोगे कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, अच्छी चीज, दो शब्द रहेंगे। अब इनमें किन किन शब्दों का उपयोग किया है? पहला अव्ययी। अव्ययी शब्द क्या होते हैं? आ, यथा, प्रति, और क्या हो सकता है? बस ये तीन होते अव्ययी समास। ठीक है, या अव्ययी शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद होते प्रधान शब्द। प्रधान। ठीक है, प्रधान के बाद क्या बोला उन्होंने? देख लेते हैं। और शब्दों का क्या उपयोग करा देखते हैं। प्रधान के बाद संख्यात्मक, संख्यावाचक। संख्या के बाद विशेषण। विशेषण के बाद होता है विशेष्य। अगर इनका मतलब समझ गए तो समाज को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अव्ययी भाव समाज क्या होते हैं? ये आदि समाज होते हैं जिनके आगे पहला शब्द आ, यथा और प्रति होता है। ठीक है, प्रधान शब्द क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो मुख्य शब्द, मतलब दोनों शब्दों को मिलाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, तो इससे प्रधान शब्द क्या हो गया? राजपुत्र। ये क्या हो गया? राजा। राजा की बात कर रहे हैं, राजा से जोड़े, मतलब प्रधान बात क्या इसमें? राजा ना।
मतलब जिस शब्द को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रधान शब्द। समझिए, जिस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब महत्वपूर्ण शब्द होता है, मतलब दोनों शब्दों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द को प्रधान शब्द कहते हैं। जैसे सरों में अध्यापकों में सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण अध्यापक कौन होता है? प्रधान अध्यापक, है ना। तो आपने प्रधान लगा दिया तो प्रधान क्या है आपके लिए? ये विशेष शब्द है ना, मतलब ये इसको हम कह सकते हैं विशेष। ध्यान रखना बेटा, प्रधान शब्द का मतलब होता है प्रधान, ध्यान रखना, प्रधान शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, इसे हम प्रधान शब्द कहते हैं। संख्यावाचक शब्द क्या होता है? जिसमें नंबर आ जाते हैं, है ना, जिसमें संख्या जाती है, नंबर आ जाते हैं। विशेषण, अब विशेषण शब्द क्या होगा? इसमें तो पहले आपको शायद व्याकरण में आया होगा, विशेषण का अर्थ, विशेषण से क्या से है ना। तो विशेषण का मतलब आपको पता होना चाहिए। विशेषण का अर्थ होता है जहां पर कोई चीज औरों से अलग हो जाती है ना, जिसमें किसी की विशेषता जुड़ जाती है, उसे बोलते हैं विशेषण। जिसमें कुछ विशेषताएं होती, जिसमें कुछ खासियत होती है, उस शब्द को बोलते हैं विशेषण। ठीक है, और जिसके लिए उस बस शब्द का उपयोग किया उसे विशिष्ट कहते हैं, है ना, मतलब जिसके अंदर वो खासियत है। जैसे पुरुष पुरुष पुरुष, तो ये तो हो गया एक शब्द, लेकिन महापुरुष एक आगे, जैसे महात्मा गांधी महापुरुष, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महापुरुष, मतलब पुरुषों में महान हो गए। तो ये जो महा लग गया तो महा क्या हो गया? विशेषण। और जिसके लिए इस विशेषण का उपयोग किया उसे विशेष्य कहेंगे। वो विशेष्य कौन है? महात्मा गांधी। तो ये क्या हो गया? आत्मा में महान है, महान आत्मा। तो आत्मा क्या हो गया? विशेष्य, और विशेषण हो गया महान। जिसके लिए विशेषण का उपयोग किया गया है उसे विशेष्य कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, विशेषण जिसके लिए उपयोग किया। अगर इन शब्दों को समझ गए तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो समास आ जाएगा। तो अब पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव सबसे पहले अपन नीचे से चलते हैं, ज्यादा अच्छा देगा, आपको समझने में आसानी देगी। जहां दो शब्दों के मेल से कोई नया शब्द की उत्पत्ति होती है तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ध्यान रखो, यही लिखा होगा उसमें, देखो क्या लिखा है। यह ऐसे दो पदों का मेल है जिससे बना तीसरा पद नवीन अर्थ देता है। ठीक है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ऐसे समास को बहुव्रीहि, मतलब जहां दो शब्दों के मेल से तीसरा शब्द बनकर आता है, वो नया अर्थ देता है, उसका मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो। अब बहुव्रीहि समास को सर हमें समझ में तो आ गया है, लिख देंगे, लेकिन इसको उदाहरण हम कैसे समझें? कुछ नहीं करना, जहां पर भगवान का नाम आता, बहुव्रीहि समास। समझ गए? जहां पर भगवान का नाम आ जाए वह बहुव्रीहि समास। जैसे दशानंद, 10 प्लस आनंद, रावण, है ना, रावण भी एक भगवान ही था, लेकिन उसके कर्म बुरे हैं, इसलिए उसको राक्षस की पद्धति में ले लिया इसको गिनती में। अदरवाइज वो क्या है? एक भगवान। अभी श्रीलंका में रावण को पूछते और रामायण देखते ना, तो उसमें आपको और अच्छा इस बार पता। इस बार हमने जो रामायण देखी थी तो इस बार देखने का एक्सपीरियंस अलग ही है। बचपन में हम देखते थे, लेकिन हम क्या चीजें देखते थे? धनुष इधर से आया, उधर टकराया, बोलिए, लेकिन अब उसके मतलब समझ में आया है, क्योंकि इतने साल बाद हमने वापस रामायण देखी। तो रामायण देखने के बाद भी हमें से पहले लगता है कि उसने एक गलती करी, सीता माता को उठा के, बाकी उससे ऐसा विद्वान और बलशाली तो कोई था नहीं। और डायलॉग कितने अच्छे अच्छे, बोले गलती तो मैंने भी करी थी, मान लिया मैंने भी, है ना, शक्ति के मोह में किसी स्त्री का हरण करा, ठीक है, लेकिन दुनिया ये भी याद रखेगी
कि जिस इंसान को मारने के लिए स्वयं नारायण को दर दर जंगल जंगल भटकना पड़ा, ऐसे इंसान को दुनिया कैसे भूल जाएगी। तो इस रावण का प्रताप तो युगों युगों तक जाता रहेगा। तो वो जानता कि नारायण इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता हो कि मैं कितना बलशाली हूं, मुझे हराने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। ये भी। और कुंभकर्ण के डायलॉग सबसे बेस्ट डायलॉग मेरे को उसके लगते हैं, विभीषण के भी वो, उसके मेघनाथ के भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे रहे थे, है ना। कुंभकर्ण भी बोलता है जब विभीषण उसको समझाने के लिए आता है, बोलता है ना कुंभकर्ण भी क्या बोलता है, विभीषण को बोलता है कि बोला आप भी राम भगवान के साथ आ जाइए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम में सब है। तो उल्टा कुंभकर्ण इतने अच्छे डायलॉग बोलता है, वो मैंने सेंड भी करा था आपको, एक बार सुनना। उसको बहुत प्यारी बात कही उसने, बोले तुझे कितना भी राम भक्त क्यों ना माने, कितना ही अच्छे तू पूजा क्यों नहीं करे, लेकिन अपने देश, अपने भाइयों, अपनी प्रजा से विरोध करने के लिए तुझे कभी भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। बोले पता है कि एक भाई गलत, इस भाई के चक्कर में अपनी प्रजा, अपनी जन्मभूमि, सबको छोड़ के दूसरे के साथ, शत्रु के साथ साथ नहीं मिलाऊंगा। और क्या लगता है मेरा भाई यहाँ पे मरा और हम उधर जाके जश्न बनाए, वो भी नहीं हो सकता। तो बहुत प्यारा डायलॉग था वो, आप सुनना, एक बार मैंने सेंड करा था, बहुत अच्छा लगा था। तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर भगवान का नाम आ गया। अब नीलकंठ कौन है, महादेव, बहुब्री समास। देखो नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, लेकिन नया शब्द क्या निकल रहा है, शिव भगवान, है ना। और क्या आ सकता, गजानन, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, है ना, मतलब हाथी के मुख के समान, लेकिन नया शब्द क्या बन रहा, गणेश जी। तो यहाँ पे देखो भोलेनाथ है, रावण है, गणेश जी है, कोई से भगवान का नाम आ गया, चतुर्भुज हो गया है, त्रिभुज हो गया, तो ये सब किसके में आ रहे, भगवान के नाम में आ रहे। तो आप आसानी से बहुब्री समाज ढूंढ सकते हो। देखो कैसे ढूंढ सकते हैं, इसमें ढूंढ के बताओ। उदाहरण लिए नीचे समास के, और आपको बताना है। मन मयूर चिंताग्रस्त नहीं, नयन अभिराम नहीं आया है ना, हटाओ, इधर ही देखते जाओ लाइन से। एक आ गया दशानंद, मिल गया, 10 आनंद वाला मतलब रावण, नया शब्द बना, बहुब्री समास। और नीचे देखो बहुब्री समास का, है ना, एक ये भी दे दिया, क्षितिपाल मतलब ये राजा, राजा को भी भगवान माना गया है ना। क्षितिपाल को क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं ना। क्षिति का पालक मतलब सबसे बड़ा होता है जो, है ना, तो उसको बोलेंगे राजा। इसके बाद नीलकंठ आ गया, नीला है कंठ अर्थात शिव, ठीक है। तो ये आ गया बहुब्री समास का गजानन। आ गया गणेश भगवान का नाम, बहुब्री समास। पीताम्बर मतलब कौन, पीले जिसके वस्त्र, कृष्ण भगवान की बात कर रहे। शिव आ गए, शंकर आ गए, गणेश जी आ गए, इसमें कृष्ण भगवान, रावण आ गया, मतलब ये सब क्या बहुब्री समास के उदाहरण। पीताम्बर मतलब पीले है, अंबर मतलब पीला है जिसके वस्त्र, वो कौन है, अपने कृष्ण भगवान। और क्या आ गया बहुब्री समास में, कंप्लीट। एक इधर आ गया, देख लो, दिन मुख, दिन का मुंह कौन है, सूरज, सूर्य भगवान, सूरज भगवान, सूर्य देवता की बात कर रहे हैं। ये किस में आएगा, बहुब्री समास। दिन मुख देखा आपने सुबह सुबह, मतलब देखा सूर्य भगवान का, देखा तो सूर्य भगवान, यहाँ पर भगवान का नाम आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा बहुब्री समास में। बस कंप्लीट है। तो आप तो ऐसे बताओगे, अब तो बता सकते बहुब्री समास मतलब भगवान की बात कही है, भगवान का नाम डायरेक्टली ना लेके शब्दों को मिला के लिया जा रहा है। जहाँ दो शब्दों के मेल से, प्रथम और द्वितीय, इन दोनों शब्दों के मेल से कोई नया शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो इस उत्पत्ति को क्या कहेंगे आप, शब्द को बहुब्री समास। ध्यान रखना, मैंने आपको हिंट दे दी, भगवान का नाम। तो उदाहरण जब आप देखोगे तो आपको इसी समझ में आ जाएगा, तो बहुब्री समास है ना। परिभाषा याद नहीं भी रहेगी तो भी आप समझ जाओगे बहुब्री समास है। क्लियर है। कर्म धाराए समास, दो शब्द, पहला कर्म और दूसरा धारा है। कर्म को धारण करने वाला,
आपकी क्लास का मॉनिटर कौन कोई भी है ना? नहीं। जैसे इस बार अगर कोई मॉनिटर बनता है तो उस मॉनिटर का उदाहरण होगा कर्मधारय समास। क्या उस कर्म के धारण करने के कारण वो क्या हो गया, कर्मधारा है। कि स्टूडेंटों में सबसे ऊंचा स्टूडेंट हो गया, वो परसेंट आए थे, कमांडिंग थी, तो उसको क्या बना दिया है ना, कर्मधारय समास की। उस कर्म को धारण करने के कारण क्या हो गया वो, है ना, औरों से अलग हो गया, श्रेष्ठ। मतलब कुछ ऐसा अच्छा काम या बुरा काम करना जिसके कारण उसको उसके कर्म से जाना जाए। देखो, कर्म से जाने जाने वाला व्यक्ति ही कर्मधारय समास में जाएगा, है ना। कर्म को धारण करने वाला, जैसे पुरुष बहुत सारे लेकिन महापुरुष क्या विख्यात मतलब प्रसिद्ध हो गया, कोई प्रसिद्ध हो गया, महापुरुष हो गया। या लोह पुरुष, लोह पुरुष किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे जाने का लोह पुरुष आ गया, तो यहाँ पे पुरुष को लोह के समान माना गया, तो ये भी क्या हो गया, कर्मधारय समास। मतलब कुछ उसमें विशेषता आ गई है जिसके कारण वो औरों से अलग है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उदाहरण देख सकते हैं इसके कुछ, देखते हैं। एक है मन मयूर, मयूर का मतलब क्या होता है, मोर, लेकिन मोर की विशेषता इसकी मन से कर दी है ना, मन रूपी मोर मयूर। तो देखो मयूर बहुत सारे हैं, लेकिन एक को अलग विशेषता बता दी, मन रूपी मयूर। और क्या है, नयनाभिराम, है ना, क्या होगा, हम देखते तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ ऐसे है कि जो देखने में बहुत सुंदर है। मतलब नयन अभिराम मतलब हमारी नयन वहां पे देख के रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बहुत सुंदर है जो देखने में, मतलब हम उसके अंदर कुछ विशेषता है, वो विशेषता क्या, सुंदरता। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारा है, उसकी कर्मों के कारण देखने की इच्छा होगी। आप क्या देख सकते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण और देखो, ये लिखा इतिहास उपवन, उपवन मतलब गार्डन, लेकिन कुछ गार्डन ऐसे जो ऐतिहासिक है कि और गार्डनों से अलग है। अदरवाइज हम 78 में 114 में देखेंगे तो बहुत सारे गार्डन हैं, लेकिन उनमें से कोई सा एक गार्डन है जो श्रेष्ठ है, औरों से अलग है। ये उपवन कैसा गार्डन, कैसा ऐतिहासिक है, अंग्रेजों का जमाना का होगा, जिससे चंद्रशेखर आजाद की जहाँ पे डेथ हुई थी, मौत हुई थी, तो वो आजाद पार्क को रख दिया उसका नाम। मतलब वो गार्डन से क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया। वहां पर और भी गार्डन है, लेकिन वहां पे चंद्रशेखर आजाद के नाम से उसको आजाद गार्डन, आजाद पार्क ही कर दिया। और क्या हो सकता है इसमें, वीरता वल्लारी, वीरता बहुत सारे होता है, सॉरी वल्लारी, वल्लारी का अर्थ क्या होता है, शायद योद्धा होता होगा शायद, है ना। एक बार देख लेना इसका वल्लारी का वीरता, यहाँ पर इसमें वीरता बता रहे। और यहाँ पर क्या आ गया, कर्मधाराएं में ये महासिंधु, महान आ गया इसमें शब्द, महासिंधु मतलब समुद्र में सबसे बड़ा समुद्र, महासिंधु। फिर कमल नयन, आंख तो है लेकिन आंख किसी कमल के समान है, कोमल है, तो इसको किससे विशेषता बता दी, इसकी कमल से समान। और कमल नयन के बाद एक यहाँ पे नील गगन, आकाश तो है लेकिन आकाश इस बार कैसा, पूरा नीला है, तो इसको बोल दिया हमने नील गगन। मतलब इसमें भी कुछ विशेषता बता दी है, कर्मधारा है बस। और एक कनक लता, लता का मतलब क्या होता है, डाली, है ना, लेकिन कनक का मतलब, और कनक का मतलब होता है सोना। मतलब इस डाली की विशेषता क्या है कि औरों की डाली से अलग है, सोने की डाल, सोने की डाल है, मतलब डाल है लेकिन सोने की। यहाँ पर तो एक कर्म धारा है, इसका कर्म क्या है, सुनहरी है। बस वापस से समझ जाओ बेटा, कुख्यात नाम लिया जाएगा तो भी कर्म धारा में ले लेंगे, है ना। कुख्यात मतलब बहुत बुरा भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म धारा है, सॉरी हाँ कर्म धारा है, कर्म को धारण करने वाला। धारण
बाला, कर्मधारा है। बेटा ये दो समास आप समझ जाओ, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि सर हमको समझ में लग रहा है, लेकिन ये तो इजी सर, भगवान का नाम आ गया बहुब्रीहि। अब द्वंद समास, द्वंद समास का मतलब देखो, इस द्वा और इस द्वा में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? दोनों ही सेम है सर, ये भी दा इसमें आधा पा लगा, ये भी दा इसमें आधा पा लगा, कोई अंतर नहीं है। मतलब सर ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान शब्द है, मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द है। किसी में भी आप 0.001% का भी डिफरेंस अंतर नहीं बता सकते। मतलब ऐसे दो शब्द जिसमें दोनों ही शब्द प्रधान शब्द होते हैं, दोनों शब्द प्रधान हो रहे बेटा, अंतर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। देखो हिंट आपको नाम पढ़ने से जानी चाहिए सर, दोनों दो में अंतर नहीं है, मतलब दोनों ही शब्द प्रधान है। जहाँ दोनों ही शब्द प्रधान शब्द होते हैं वह समास द्वंद समास कहलाता है। अब उदाहरण के साथ दोनों ही समान हो, जैसे माता पिता, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अच्छा बुरा, अगर बुरा शब्द नहीं होता तो लोग अच्छा का मतलब ही नहीं समझते, क्योंकि बुरा तो कुछ होता ही नहीं, सब दिन एक जैसे आते। रात और दिन, रात का भी महत्व है, दिन का भी महत्व है। भाई और बहन दोनों का ही महत्व है। लड़का लड़की, ठीक है। खाना पीना, सुबह शाम, सुख दुख, ये दोनों ही शब्द अब तो आप पे महत्वपूर्ण है। अगर एक चीज हटा देंगे तो दूसरा का महत्व अपना आप खत्म हो जाएगा। अगर आप बोलो सर दिन ही दिन हो रात ना हो, तो क्या होगा? सो नहीं पाएंगे या फिर 24 घंटे ही काम चलता रहेगा। हमारी दुनिया की उम्र अगर 500 साल होगी तो 100 साल ही रह जाएगी, क्योंकि फिर 24 घंटे ही काम चलता रहेगा। लोगों को शांति भी नहीं मिलेगी, नींद का मतलब ही नहीं बहुत सारे को पता रहेगा। सोने का एक निश्चित समय हो गया है लोगों ने, पर्यावरण भी संतुलन में रहेगा। और भी अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी, अगर सोचो 24 घंटे ही सूरज है। एक देश ऐसा है जहाँ पर कभी रात ही नहीं होती, पता है आपको? नॉर्वे। 6 महीने रात होता है नहीं, 6 महीने वो आप, हाँ शायद कुछ ऐसा है, बस सूरज ढल जाता है लेकिन वो रात नहीं होती, जिसमें उजाला रहता नॉर्वे में। तो लॉन्गिट्यूड थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए 6 महीने रात होती है। ये आपको जानकारी ही नहीं है, तो दिन रात नहीं होती, दिन ही रहता वहाँ पे नॉर्वे। 6 महीने रात भी नहीं होती, सूरज थोड़ा मतलब हट जाता ना, तो वहाँ पर भी एकदम पूरी शाम जैसा हो जाता है, एकदम रात नहीं होती, कभी रात नहीं होती, शाम। तो बेटा एक एक दोनों ही प्रधान शब्द हो, समझ गए ना बेटा? दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रहे हो। राजा रानी हो, हंसता रोना हो, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द हो, वो आपको पढ़ते से समझ में जाएगा। ऐसे बता दो आप इसमें क्या डेश आ जाएगा बीच में। ये तो आपको इंडियन में बताया कि दोनों ही प्रधान शब्द। आशय आगे आपको द्वंद समास से क्या आशय, उदाहरण भी बताइए, तो बताना पड़ेगा। जहाँ पे दोनों ही शब्द प्रधान शब्द होते हैं द्वंद समास कहलाता है। उदाहरण में राजा रानी, रात दिन, हंसना रोना, अमीरी गरीबी, ठीक है। दोनों में से एक भी शब्द को आप ऐसा नहीं किया अमीर है तो अमीर को महत्व दो। सोचो दुनिया में सभी अमीर हो जाते तो कोई मजदूरी नहीं मिलता आपको, समझे? तो दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक को भी ऐसा नहीं कि इसको महत्व नहीं दे। द्विगु समास, जहाँ एक दा हो, तो बहुत सारा तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है द्वंद और द्विगु में। तो अपने ये नहीं समझ गए सर दोनों बराबर है, मतलब दोनों प्रधान शब्द है, और द्विगु मतलब एक ही दा है, मतलब दा से दो समझ जाना है यहाँ पर। जहाँ पे पहला शब्द कौन सा, संख्यावाचक, और दूसरा शब्द संज्ञा हो, वह शब्द वह समास क्या कहलाएगा, द्विगु समास। जहाँ पे पहले नंबर आ जाए, नंबर एक दंत, वो गणेश जी आ जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा फिर बहुब्रीहि में। जबकि एक दंत तो हो रहा है, तो आप ये बोलोगे सर एक दंत है, एक आ गया तो क्या द्विगु समझ में, लेकिन अर्थ नया आ गया इसका, तो भगवान का नाम आ गया, एक दंत आ गया, आप यहाँ पे लोगे ना, नए शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 आ गया, तिराहा है ना, 4 चतुर्भुज, ठीक है। और क्या कर सकते हो, नवरात्रि है ना, नवरत्न,
और क्या, अष्टमी, उदाहरण वही है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, त्रिशूल, 3 शूलों वाला ना। और भी कर सकते हैं, चौराहा, तिराहा ना। और क्या कर सकते हैं, सप्तावरण है ना, सप्तावरण। और क्या कर सकते हैं इसमें, नंबर देखना क्या, सप्त ऋषि ना, 7 ऋषि हमारे इसमें ही कितने, 7 ऋषि है। और क्या है, तत्पुरुष समास। चलो ये तो हो गया, 4 तो आपको समझ में आए। भगवान का नाम कर्म, बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मों के इंसान से उसको जाना जा रहा है तो कर्मधारय समास। ठीक है, नंबर दोनों शब्द प्रधान है, द्वंद्व समास। नंबर आ गया द्विगु समास। अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। ठीक है, अव्ययी भाव जहां पर पहला शब्द अव्ययी हो और दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा। अव्ययी मतलब जहां पर शुरू में क्या आ जाए, आ, यथा या प्रति आ जाए, आ, यथा और प्रति आ जाए। प्रतिमास, यथाशक्ति है ना, आशक्त, प्रतिदिन। तो यहाँ पर ये शब्द मिल गए तो यह क्या गया, अव्ययी भाव। और जो 5 के उदाहरण में ना फिट हो वो तत्पुरुष समास। यही करते रहेगा। हाँ ये क्या, ये तो अव्ययी भाव भी नहीं है, कर्मधाराएं भी नहीं, द्विगु भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, तो क्या आखिर तत्पुरुष भी दो। यही करते थे। अब इसमें तत्पुरुष समास में क्या दे रखा है, पहले समझ जाओ। सर इसमें एक एग्जांपल दिया सायकाल, ये भी अव्ययी भाव है। कौन सा, ये 6 नंबर पे है एग्जांपल। सर एग्जांपल में दिया हुआ है। हाँ एक मिनट, पेज नंबर 76 संध्या का काल। ये अभी किसी को एक बार देखना पड़ेगा बेटा, एक्चुअल में सही है कि भी नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। और ये तो फिर अपने को देखना पड़ेगा, साया काल है ना, संध्या का काल है ना। तो ये इसमें अव्ययी भाव में क्या लिया है, कल करते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन। एक थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दो। तत्पुरुष समास मतलब ऐसे 2 पदों का मेल जिसमें बाद का पद प्रधान हो, पहले का कोई महत्व ना हो ना। पहला शब्द सहायक और बाद का शब्द प्रधान हो, तो ये किसमें जाएगा, तत्पुरुष समास में। उदाहरण में क्या चलेगा, शरणागत, शरण को आया हुआ। इसके बाद परलोक गवन, परलोक गया। देखो बाद का शब्द, शरण तो बहुत है लेकिन आया हुआ है, तो बाद के शब्द में मेन बात कही है उसने, है ना। परलोक, परलोक तो पता है सबको है ना, लेकिन गमन मतलब गया वहां पर, तो ये बाद का शब्द क्या हो ना, प्रधान हो। हस्तलिखित, हाथ पता है लेकिन हाथ से लिखा हुआ, तो बाद के शब्द को महत्व दिया इसने। अकाल द्वारा पीड़ित, अकाल का मतलब पता है ना, मतलब पानी आनी नहीं हो रहा, तो ये हो गया उसके द्वारा पीड़ित है, तो इसमें बाद के शब्द को क्या महत्व दिया है, तो ये हो जाता तत्पुरुष समास। समास टफ नहीं बेटा, या तो आपको मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर में आएगा। देखना इसमें क्या 2 शब्द है इसमें, प्रथम और द्वितीय शब्द, लेकिन जो द्वितीय दूसरा शब्द है यही शब्द प्रधान शब्द होगा और ये होगा सहायक शब्द। तो इसमें हमें क्या है, जो इसमें इतना ध्यान रखना, तत्पुरुष समास ऐसा समास होगा जिसमें बाद का पद क्या होगा, दूसरा द्वितीय पद प्रधान शब्द कहलाता है और प्रथम पद सहायक पद कहलाएगा। तो ये बेटा समास हो जाएगा। समास में आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अव्ययी भाव, प्रधान शब्द, नंबर, विशेषण और विशेष्य, जिनके लिए विशेषण का उपयोग किया वो विशेष्य होगा। ठीक है, संख्यावाचक जहाँ पे नंबर रहेगा, प्रधान मतलब विशेष या महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, अव्ययी भाव मतलब जहाँ पे आ, यथा और प्रति आ जाता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है संध्या काल में अव्ययी भाव आ रहा है तो ऐसे उदाहरण 1 या 2 होंगे, तो उसको पढ़ लो और समझ जाओ।
क्या संध्या काल का भी एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो हम क्या कर देंगे उसको अव्ययी भाव करते हैं, ठीक है। बाकी और में ऐसा नहीं रहेगा। अब आप कोई से भी उदाहरण देखोगे आपको इजीली आ जाएगा बेटा, इसको नोट कर लो एक बार, है ना, ताकि आपको ध्यान में रहे।